सभी ज्योतिष प्रेमियों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विकास शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों से मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि समय कुछ व्यस्त रहा है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे 10 सूत्र लेकर आया हूँ जिन्हें आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि एक कुंडली को स्टडी कैसे करते हैं। अगर किसी भाव का विचार करना है तो उस भाव का विचार करने के लिए कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक कुंडली बना दी है। अब हम उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि पहले भाव का विचार करना चाहते हैं। ये मैंने नंबर लिख दिया। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया भी था कि भाव में भाव का नंबर नहीं लिखा रहता। ये नंबर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि पहला भाव है। इसे लग्न भी कहते हैं। यहाँ से व्यक्ति के स्वभाव का, उसके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है चौथा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नंबर लिखे रहते हैं वो राशियों के नंबर लिखे रहते हैं। तो आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे कौन सी राशि होती है। चौथे नंबर पर राशि होती है कर्क। अब क्योंकि यहाँ से स्वभाव का विचार करते हैं तो कर्क राशि के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। तत्वों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और ये चर राशि होती है। चर राशि क्या होती है? जो स्थिर राशि नहीं होती, अस्थिर रहती है, जो एक बात पर टिकी नहीं रहती। यानी कि ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी एक बात पर दृढ़ स्थिर नहीं रहेगा, उसका मन बदलता रहेगा। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा चंचल होता है, कल्पनाशील होता है। अब ये बात तो हमें पता चल गई। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि इस राशि का राशिपति यानी कि इसका स्वामी कौन सा होता है। तो हमें ये बात जानकारी इस बात की मिलती है कि सभी राशियों के स्वामी हमें याद रखने हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद रखने हैं अगली वीडियो में। अब चौथी राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है। वो भावेश भी कहलाएगा, इस भाव का स्वामी भी कहलाएगा। अब देखेंगे कि भाव का स्वामी जाकर के कहाँ बैठा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इस भाव का स्वामी जो है वो यहाँ आकर के बैठ गया। अब जहाँ पर भी वो आकर बैठा है वहीं से अपने घर को देखेगा। देखिए, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो वो अपने भाव पर अपने भाव का अच्छा फल देगा। अगर वो बुरी स्थिति में है तो अपने भाव के फल को बिगाड़ेगा। अब यहाँ का चंद्रमा आकर बैठ गया छठे भाव में। हमें पता होना चाहिए कि ये छठा भाव है। अब छठे भाव से हमें ये पता होना चाहिए कि किस बात का विचार करते हैं। छठे भाव से हम विचार करते हैं रोग का, ऋण का और शत्रुओं का। तो जब लग्न का स्वामी आकर के यहाँ पर बैठ जाए तो निश्चित सी बात है कि वो जातक को रोग देने वाला होगा। अब चंद्रमा किस तरह के रोग देता है हमें ये देखना चाहिए। वो आपको रोग देगा ठंड जनित रोग। आपसे ठंड, नजला, जुखाम आपको बना रहेगा। ये आपके शत्रुओं की संख्या भी बढ़ा देगा। एक तो ये इसकी जो जाति होती है चंद्रमा की वो स्त्री जाति होती है। और पता है कि स्त्री जो है वो शत्रुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी शत्रुओं से दूर रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो शत्रु उसके ना हो। और ऋण से भी उसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी एक स्थिति तो खराब है क्योंकि ये त्रिक भाव में बैठा है। और त्रिक भाव जो है छठा, आठवां और 12वां, यहाँ पर अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो वो जिस घर का स्वामी है उस घर का अच्छा फल नहीं देता है। अब दूसरा, हम ये भी देखेंगे कि स्थिति इसकी पहले तो खराब हो गई क्योंकि ये गलत घर में बैठा हुआ है। अब ये देखेंगे कि क्या ये किसी पाप ग्रह से दृष्ट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर राहु बैठ जाए, यहाँ पर शनि बैठ जाए, या यहाँ पर कोई दूसरा ग्रह केतु बैठ जाए और राहु इसके चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ये इसके भाव को और बिगाड़ देगा। चंद्रमा से हम वन का विचार भी करते हैं। तो पहले तो ऐसे जातक का मन बहुत अस्थिर रहेगा। एंग्जाइटी भी उसे हो सकती है, डिप्रेशन जैसी बीमारियां उसे हो सकती हैं। और अगर ये पाप दृष्ट हो जाए या किसी पाप ग्रह से युत हो जाए तो ये और भी मामला खराब कर देगा। एक बात तो ये, पहले मैंने क्या बताया, कौन सी राशि है, उस राशि का स्वामी जाकर कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है।
तो स्थिति के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी ग्रह की स्थिति का कैसे अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले वो कौन से घर में बैठा हुआ है, दूसरा उसकी स्थिति कैसी है, वो अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो उसके फल में अच्छाई आएगी, और किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है या फिर उस पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो फल को बिगाड़ेगा। अब इस एक तो बात हमें ये पता चली। अब दूसरा, उस भाव में, जिस भाव का हम फल कथन करना चाहते हैं, उसमें देखेंगे कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। सपोज करिए कि यहां पर सूर्य आकर बैठ जाए, तो अगर पहले भाव में सूर्य आकर बैठ जाता है तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कौन से भाव में कौन से ग्रह के होने से उस पर क्या प्रभाव होता है, उसका क्या फल होता है। अगर यहाँ पर सूर्य आकर बैठ जाए तो व्यक्ति प्रतिष्ठावान होता है, स्वाभिमानी होता है और प्रज्ञावान होता है। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत गरिमा से भरा हुआ होता है, सोच समझ के बोलता है, कम बोलता है। अब साथ साथ हम ये देखेंगे, हमें ये तो देख लिया कि ऐसा व्यक्ति जो है वो एक तरीके से ये देखिए कि उसका जो स्वभाव है वो एक राजा के समान होता है, कि सूर्य एक राजा माना गया है ग्रहों में। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन सूर्य अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, ये कैसे अंदाजा लगाएंगे। पहले ये देखेंगे कि वो कौन सी राशि में बैठा हुआ है। सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है चौथी राशि में। अब चौथी राशि हालांकि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा जो है वो सूर्य का मित्र ग्रह है। तो इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन से ग्रह मित्र ग्रह होते हैं और कौन से शत्रु ग्रह होते हैं, यानी कि सूर्य के मित्र ग्रह कौन से हैं और शत्रु कौन से हैं। तो ये तो हमने जान लिया। तो सामान्य सा अगर कोई फल कथन करने वाला व्यक्ति है, उसे जानकारी नहीं है या हमें राशियों को जानकारी नहीं है, तो हम कह देंगे कि अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो फल अच्छा देगा। लेकिन हमें याद रखना है कि जो चौथी राशि है वो कर्क राशि है, और कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है, और जबकि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व का होता है। तो बताइए कि अग्नि अगर जल तत्व में बैठ जाए तो पूरी तरीके से वो प्रज्वलित नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं इस भाव में उस व्यक्ति के स्वाभिमान, उसकी प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। वो उस तरीके से प्रज्ञावान नहीं होगा जिस तरह से सूर्य के पहले भाव में होने पर होना चाहिए। अब और चीज़ें देखेंगे, क्या इस ग्रह पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या कोई पाप ग्रह तो उसके साथ नहीं बैठ गया। जैसे सूर्य के साथ शनि बैठ जाए, या शनि की उस पर दृष्टि पड़ जाए, यहाँ शनि आ जाए, या फिर इस पर राहु की दृष्टि आ जाए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो वो भी इस फल के, इस भाव के जो फल है उसे बिगाड़ेगा। तो मैंने आपको कौन सी बात बताई थी, सबसे पहले देखना है कि उस भाव में राशि कौन सी है, उस राशि का स्वामी जाकर के कहाँ बैठा है, और वहाँ बैठे रहने पर उसका क्या प्रभाव होगा। उसके बाद उस राशि के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और वो ग्रह से उस राशि का क्या संबंध है, और उस ग्रह के उस भाव में होने पर क्या प्रभाव होता है, और उस ग्रह की वहाँ पर स्थिति कैसी है। वो अपने मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, या उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है, या वो पाप ग्रह से युत है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना ही रखना है। तो चलिए नंबर वाइज आपको बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये नोट्स मैं आपके लिए बना रहा हूं, और जो दर्शक इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जब नोट्स का काम पूरा हो जाएगा तो ये आपको विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। पहला क्या याद रखेंगे कि भाव में स्थित राशि कौन सी है, यानी कि भाव में कौन सी राशि है, यह जानना पहला कदम है। उसके बाद उस राशि का स्वामी वो जो है वो कौन से भाव में स्थित है, यही फल कथन करने की नींव है। अब भावेश यदि शुभ भाव में हो तो अच्छा फल देगा, और यदि भावेश जो है पाप भाव में हो तो वो उस फल को बाधित करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब भाव में कौन से ग्रह स्थित है, क्या वो शुभ ग्रह है। अगर शुभ है, ये बताऊंगा कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं और पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो अच्छा फल देगा। पाप ग्रह है तो वो उस भाव में के फल में बाधा पैदा करेगा। नंबर 4, भाव में स्थित ग्रह किस स्थिति में है, वो उच्च राशि का है, मित्र की राशि में है, स्वराशि खुद की राशि में है, तो फल उत्तम होगा। लेकिन नीच राशि में है, शत्रु की राशि में है, या अस्त है, तो इसके लिए हम ये भी बताएंगे कि ग्रह अस्त कब होता है, ये भी बात हमें याद रखनी है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। 5वां,
भाव पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो अच्छा फल, पाप ग्रहों की दृष्टि है तो बुरा फल। भावेश किस स्थिति में है। भावेश उच्च की राशि में है, मित्र की राशि में तो शुभ फल, नीच की राशि में है, अस्त राशि है या शत्रु की राशि है तो हानि। सातवां, भावेश सम जो है वो किन ग्रहों के प्रभाव में है, यानी कि उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है या वो किन ग्रहों से युति में है, उसके साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये तो बात आपको पता चल गई है। अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा फल, बुरे ग्रह होंगे तो बुरा फल। अब आठवां भाव, भाव और भावेश दोनों किस स्थिति में है, इनका समन्वय करके यदि दोनों बलवान हैं तो अच्छा फल, दोनों निर्बल हैं तो बुरा फल। अब भाव के नैसर्गिक कारक कौन से होते हैं। देखिए ये भी हमें बात याद रखनी पड़ेगी, यानी कि नैसर्गिक कारण का मतलब यह है, नैसर्गिक जो कारक होते हैं, जैसे ये देख लीजिए, यहां से हम मां का विचार करते हैं, यहां से हम मां का विचार भी करते हैं और यहां से हम एक तरीके से अपनी संपत्ति का विचार भी करते हैं जो हम अपने खुद की मेहनत से कमाते हैं। तो छोटी सी बात, हम यहाँ से माँ का विचार करते हैं। अगर ये भाव जो है वो पाप ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, इस पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो इसके फल को बिगाड़ेंगे। लेकिन साथ साथ माँ का विचार हम चंद्रमा से भी करते हैं, यानी कि माँ का जो कारक है वो चंद्रमा है, तो साथ साथ हम उस भाव के कारक का विचार भी करते हैं। यानी कि चंद्रमा की स्थिति अगर बहुत अच्छी है और इसकी स्थिति खराब है तो फिर भी चंद्रमा जो है इस भाव को बैलेंस करेगा, माँ से संबंधित बातों को वो बैलेंस करके चलेगा। अब इसके बाद 10वां, ग्रहों का पाप या शुभ स्वभाव पर भी ध्यान दें कि ग्रह पाप ग्रह है या वो शुभ ग्रह है, और वो उसका पाप प्रभाव है या शुभ प्रभाव है। ठीक है, तो हम इसके स्वभाव पे भी ध्यान देंगे कि ग्रह जो है वो पाप स्वभाव के हैं या शुभ स्वभाव के हैं। आज थोड़ा सा गले में समस्या है तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब हमें जानना है कि पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं। देखिए, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये पाप ग्रह होते हैं, लेकिन मैं सूर्य को पाप ग्रह नहीं मानता। सूर्य को हम क्रूर ग्रह मान सकते हैं, क्योंकि सूर्य को हम ग्रहों का राजा मानते हैं, तो उसे पाप ग्रह तो माना नहीं जा सकता। हाँ, ये क्रूर ग्रह है क्योंकि अग्नि तत्व है, जिस भाव में बैठता है उसमें अग्नि पैदा कर देता है। लेकिन मंगल, शनि, राहु, केतु ये क्रम से पाप ग्रह हैं। मंगल से ज़्यादा पाप ग्रह शनि, और शनि से ज़्यादा पाप ग्रह राहु, और राहु से ज़्यादा केतु। और शुभ ग्रह जो है वो चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये कर्मवार शुभ ग्रह हैं। लेकिन चंद्रमा भी अगर क्षीण चंद्रमा है, अगर क्षीण चंद्रमा है तो वो भी पाप ग्रहों में उसकी गिनती होती है। अब क्षीण चंद्रमा क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये 10 बातें तो आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी। और मैं कुछ देख रहा हूँ कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ छात्र जो हैं उनमें देखिए जो एक पेशेंस है, जो धैर्य की कमी होती है। वो सोचते हैं कि ये तो हमें पता है, देखेंगे तो क्या फ़ायदा होगा इसका। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप एक बार देखेंगे तो एक फ़ायदा होगा, 2 बार देखेंगे डबल, और 3 बार देखेंगे तो ट्रिपल आपको फ़ायदा होगा। तो आपको ये 10-12 बातें तो कंठस्थ याद करनी पड़ेंगी। अब अगली वीडियोज़ में मैं आपको यही बताऊँगा कि ग्रहों की मित्रता शत्रुता, राशियों की मित्रता शत्रुता, ग्रहों का पाप प्रभाव में होना, शुभ प्रभाव में होना, उनका पाप स्वभाव होना और उनका शुभ स्वभाव होना, इन सब चीज़ों की चर्चा स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आपको ये सब चीज़ें नोट करके चलना है। धन्यवाद, नमस्कार।